नमस्कार, आप सभी का अरदास क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आज हमारे इस फैमिली के इतने सारे मेंबर पहुंचे हुए हैं, आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर के आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो नव वर्ष में आज हम लोग शुरू करेंगे एक ऐसे नए नायाब तरीके का कि कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हम अपने इन बच्चों के साथ अरदास क्लासेस के इस फैमिली में कुछ बातें अपने अपने हिसाब का ये लोग शेयर करेंगे। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ अपनी कलाकारी होंगी सबकी, और हम आप सबके साथ जुड़े रहेंगे अगले 1 घंटे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस अभी 12th की है और हम चाहेंगे कि कुछ ज्योग्राफी की कुछ कलाकारी दिखाएं। वृंदा हमारे साथ है और अभी मैं सही से वृंदा बोल भी गया हूँ। और वृंदा, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमें पूरा उम्मीद है कि आप पक्का सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। मेरा नाम वृंदा है और मैंने अभी 12th पास किया है और आज मैं आपको वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में ब्रुस्क, अलास्का, मैकेंजी, कोस्केट, शेरा नेवादा, रॉकी अपलेशियन, ये नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं। फिर साउथ अमेरिका पे जाएंगे तो इसमें एंडीज़ माउंटेन है जिसकी बहुत सारी पीक्स हैं। तो कोटापैक्सी, चिम्ब्रोजो, ओजस डेल सलाडो, अकांका गोवा, ये साउथ अमेरिका की माउंटेन्स थी। इसके बाद हम अफ्रीका के पास जाएंगे तो अफ्रीका में एटलस, अहागर, तेबस्ती, लोमा, कैमरोन, उसके बाद किन्या, क्लिमंजारो और रुवंजोरी, ये अफ्रीका के माउंटेन्स हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग, मैकडोनल्ड और ग्रेट डिवाइडिंग। इसके बाद हम एशिया पे जाएंगे तो एशिया के अंदर हैं यूराल, पोंटिन, कोकसस, एल्ब्रूज, जाग्रस, हिंदू कुश, सुलेमान, हिमालय, कैलाश, काराकोरम, अल्तई, पुलुनशा, अल्तनशा, ननशा, त्यांगशा और नीचे अर्कन्योमी, ऊपर ग्रेट किंगन, शान और ऊपर जाते जाते कोलेमा, कोरियाक, ये। और यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में है स्कैंडिनेवियन, कैंटेबियन, पेरनीज, जूरा, वोशगैस, ब्लैक फॉरेस्ट, कार्पेथियन, यूराल, कोकसस। थैंक यू। और कुछ वृंदा, कुछ ख्वाहिश है कि इस साल आप क्या करना चाहोगे? आज मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब ये मेरी स्टार्टिंग है यूपीएससी मतलब सिविल करने में, तो मैं इस वर्ष में बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहूँगी हर सब्जेक्ट में। और आपसे भी उम्मीद करती हूँ आप भी सभी अपने अपने जो भी लक्ष्य हैं उस पर आगे अग्रसर। बहुत बहुत। तो आपने देखा कि सबसे ये छोटी अभी 12th किया है इसने और ग्रेजुएशन में एडमिशन के साथ ही सिविल सर्विसेज के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो अगले 3 साल के बाद जब इनकी एज होती है और उस एग्ज़ाम में ये बैठेंगे। मैं इसके आगे थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा एक लिटिल चैम्प और है और हम उनके पास चलेंगे जिनसे आप किसी भी सब्जेक्ट बारे में कुछ पूछेंगे आपको बिल्कुल कैश में मिलेगा, वो कोई एटीएम नहीं। तो हम चाहेंगे कि चेतन भगत जो कि बहुत फेमस है अरदास क्लासेज में, हम चाहेंगे कि आप भी हैप्पी न्यू ईयर पे कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू सर और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं जो टॉपिक बोलने जा रही हूँ वो ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक हम कह सकते हैं और वो है प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक को हम पहले प्लेट देख लेते हैं कि प्लेट क्या होती है। तो हमारा जो क्रस्ट है उसके वृहद और लघु खंड, इन्हीं को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। और फिर देखते हैं कि प्लेट जो शब्द है ये किसने दिया, तो टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द दिया। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि प्लेट जो है वृहद और लघु खंड, यानी कि जो वृहद खंड है उसे हम बड़ी प्लेट के नाम से जानते हैं जो कि हमारी 7 है। और इसमें हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। उसके बाद जो लघु खंड, इसका मतलब छोटी प्लेट जो कि 20+ है। इसमें हम नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक के बीच से ही शुरू करते हैं। तो वहाँ पर है जॉन्डिफ्यूका, फिर उसके बाद साउथ में चलते हैं तो वहाँ पर आ जाती है कोकोस, कैरेबियन और नजका प्लेट,
नोवा स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, कैरोलिन और फिजी, ये प्लेट हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब होता है हलचल या गति। तो प्लेट टेक्टोनिक का मतलब हो गया कि प्लेटों के बीच में जो गति होती है या जो हलचल होती है उसी को हम प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। और ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी मॉर्गन ने। तो हम देखते हैं कि प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी गतियाँ होती है। तो प्लेटों की गति मुख्यतः 3 तरह की होती है, जिसे हम कन्वर्जेंट यानी कि जिसे हिंदी में हम अभिसारी बोलते हैं, जिसे हम विनाशकारी भी बोलते हैं, और दूसरी है डाइवर्जेंट जिसे अपसारी हिंदी में हम कहते हैं, और इसे रचनात्मक गति भी कहते हैं क्योंकि इसके कारण एक नए क्रस्ट का निर्माण होता है। और जो तीसरी है उसे हम ट्रांसफॉर्म या संरक्षी कहते हैं, यानी कि इससे न तो किसी का विनाश होता है और ना कुछ बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक कर चलते हैं कि जैसे कन्वर्जेंट प्लेट से कन्वर्जेंट गति जो होती है प्लेटों के बीच में उससे क्या क्या बनते हैं। तो अगर हम देखें कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है तो हम सभी जानते हैं कि महासागरीय प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है और इसका एक टुकड़ा टूटकर स्थान जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 से और 250 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, जिसे हम वीक जोन, बेनियोफ जोन, मोल्टन लेयर इन अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी कि स्थैनोस्फीयर। तो जब ये प्लेट का टुकड़ा उसमें गिरता है तो मैग्मा का इरप्शन होता है। मैग्मा सवेनियन फॉर्म में बाहर आता है और जिसके कारण धरातल पर जो कंपन होता है यानी कि महाद्वीपीय भाग पर जो कंपन होता है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं, और यही क्रिया अगर महासागर में होती है जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। जब मैग्मा, अब सभी जानते हैं कि माउंटेन की जो सबसे कमज़ोर होता है वो होती है उसकी पीक, तो यही मैग्मा जब पीक से बाहर निकलता है तो वोल्केनो माउंटेन बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साउथ अमेरिका में ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंची वोल्केनिक पीक है। उसके अलावा कोटोपैक्सी, चिमरोजो और इटली और इन सब में देखते हैं विसुवियस एंड एटना, ये सब। ठीक, और इसके अलावा हम देखते हैं ये तो हो गया महाद्वीपीय में, और महासागर में हम देखें तो जो सी फ्लोर है वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं जिसे हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं। जैसे पैसिफिक ओशियन में हम देखते हैं मरियाना, टोंगा, कर्माडेक, और अटलांटिक ओशन में देखते हैं हम नरेश और सैंडविच ट्रेंच, और इंडियन ओशन में देखते हैं तो सुंडा ट्रेंच हो गया और टोंगा नहीं, सुंडा और जावा ट्रेंच। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गई सारी कन्वर्जेंट की। उसके बाद देखते हैं हम डाइवर्जेंट से क्या होता है। तो डाइवर्जेंट में प्लेटें मतलब कन्वर्जेंट में एक दूसरे के टकरा रही थी तो कहीं ना कहीं प्लेट एक दूसरे से दूर भी तो हटेंगी, तो ये दूर हटने की गति को ही हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो जब ये दूर हटती है तो मैग्मा इसके बीच में से आता है और एक नई क्रस्ट का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे हम रचनात्मक भी कहते हैं। तो जब ये बाहर निकलता है तो अगर ये ओशियन में जम जाता है जिसे हम रिज के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम प्लेटू भी कह सकते हैं, ओशियन में प्लेटू। ठीक है, और जब ये सी लेवल से बाहर आ जाता है तो इसे हम आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर कॉन्टिनेंट में हम देखें तो अगर उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो वो धरातल पर फैल जाता है जिसे हम लावा प्लेन के नाम से जानते हैं और लावा प्लेटू भी बनते हैं। उसके अलावा जो तीसरी गति है जिसे हम ट्रांसफॉर्म या संरक्षी के नाम से जानते हैं, इसमें प्लेटें जो है एक दूसरे के समानांतर खिसकती है और इनके बीच में जो छोटी प्लेट है वो लबडब करती है। इससे जो है मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चले कि 2 अस्थिर है और बीच में स्थिर है, तो अस्थिर वाला भाग जो है वो नीचे धंस जाता है और स्थिर वाला ऐसे के ऐसे रुक जाता है जिसे हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और जो नीचे धंस जाता है उसे हम रैंप वैली कहते हैं। और अगर दूसरा देखें तो 2 स्थिर है, उनके बीच में जो अस्थिर प्लेट है तो अस्थिर प्लेट नीचे धंस जाती है तो जो साइड में खड़े रह गए उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जूड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, वोस्जेस, ये सारे यूरोप में। ठीक है, और जो नीचे धंस गई उसे हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, और जो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है जॉर्डन टू जाम्बेजी 4800 किलोमीटर, और उसके अलावा राइन रिफ्ट वैली भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गई प्लेटों की गतियों से धरातल पर मतलब ओशियन और कॉन्टिनेंट में क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, और यही सब सर मेरा यही टॉपिक था ज्योग्राफी में। बहुत ही धमाकेदार आपने और इस तरह से अगर
हमें लग रहा था कि अगर आधे घंटे दे दिए तो पूरा भूगोल रौंद डालेंगे, ये ऐसा लग रहा था। नहीं, आप लोगों को भी लग रहा था? ये राजधानी की रफ्तार जो है, और बहुत अच्छा ठीक है पूछा आप लोगों से, है ना। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे मनीषा के पास, और अरदास क्लासेज में बहुत ही जल्द एक नई उम्मीद के साथ हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, एक और असिस्टेंट प्रोफेसर के उम्मीद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि JRF मनीषा अपने तरफ से कुछ आज इन बच्चों के साथ शेयर करें, और हम चाहेंगे कि जो भी अपने फैमिली में जुड़ा हुआ है अरदास चैनल से, सबके पास आपका भी कुछ संदेश पहुंचे। थैंक यू सर। एक बार मनीषा ताली बजा दीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है थॉट। थॉट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रीक स्कॉलर से। ग्रीक स्कॉलर में है सबसे पहले होमर, थेल्स, एनाक्सीमेंडर, पाइथागोरस। उसके बाद है इकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटोस्थनीज, पोलीबियस, हिपार्कस और पोसिडोनियस। अब हम इनकी डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। सबसे पहले थे होमर। होमर ने 2 बुक लिखी थी, इलाइड और ओडिसी, और उन्होंने चारों तरफ से आने वाली हवाओं को अलग अलग नाम दिए थे, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ की ओर से आने वाली हवा का नाम था बोरस, साउथ से आने वाली का के लिए नाम दिया गया था नोटस, ईस्ट से आने वाली का था यूरस और वेस्ट से आने वाली का था जेफरस। उसके बाद और उन्होंने अर्थ को बताया था कि अर्थ पानी में तैरती हुई दिखाई देती है, ऐसी उनकी अजम्पशन थी। उसके बाद है थेल्स। थेल्स आयोनियन फिलोसफी के फादर थे और उन्होंने अर्थ को डिस्क से बताया था। उसके बाद थे एनाक्सीमेंडर। एनाक्सीमेंडर फर्स्ट कार्टोग्राफर थे और उन्होंने नोमोन यंत्र की खोज की थी। उसके बाद है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने सबसे पहले अर्थ को गोल बताया था। उसके बाद हैं हिकेटियस। हिकेटियस फादर ऑफ जियोग्राफी थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस्ट पीरियोडस। उसके बाद है हेरोडोटस। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हैं और उन्होंने डेल्टा वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला था और सबसे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को उन्हीं ने खींचा था। और उसके बाद हैं प्लेटो। प्लेटो की अप्रोच थी डिडक्टिव अप्रोच और उनकी बुक थी द लॉज, सिम्पोजियम, रिपब्लिका, स्टेट्समैन, इयोन और एपोलॉजी। और उसके बाद है अरस्तु। अरस्तु की अप्रोच थी इंडक्टिव और अरस्तु की बुक थी द एवन, ओल्ड एंड यूथ, लाइफ एंड डेथ और मीटियोलॉजी का, जो सबसे फेमस है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। उसके बाद हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस प्लांट जियोग्राफी के फादर थे। उसके बाद हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोला जाता है और जियोडेसी वर्ड भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उनकी बुक थी जियोग्राफिया। और उसके बाद हैं पोलीबियस। पोलीबियस फिजिकल जियोग्राफर थे। और उसके बाद है हिपार्कस। हिपार्कस ने एक यंत्र दिया था जिसका नाम था एस्ट्रोलोब। उन्होंने अर्थ को 360 डिग्री में बांटा था और दिन रात की अवधि के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। और उसके बाद हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस बेसिकली ओशियनोग्राफी के बारे में बताया था और उनकी बुक थी द ओशन और उन्होंने ओशन टाइड के बारे में भी बहुत डिटेल से वर्णन किया था। उसके बाद हमारे आते हैं रोमन स्कॉलर। रोमन में सबसे पहले थे स्ट्रैबो, फिर थे प्लिनी, फिर थे टोलमी और फिर थे पोम्पोनियस मेला। स्ट्रैबो सबसे पहले हैं स्ट्रैबो। उनकी बुक थी जियोग्राफिक एनसाइक्लोपीडिया के नाम से, जिसको जियोग्राफी का भी बोलते हैं, जिस 17 वॉल्यूम में जो प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने इक्यूमेन वर्ड दिया था जो इनहेबिटेबल लैंड के लिए यूज किया गया था। उसके बाद हैं प्लिनी। प्लिनी की बुक थी हिस्टोरिकल नेचुरलीज। उसके बाद हैं टोलमी। टोलमी को मैप के बेस पे सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया था और टोलमी की बुक थी आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, गाइडलाइन टू जियोग्राफी, अल्मागस्ट। और उसके बाद हैं पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला की बुक थी डी कोरियोग्राफी, स्काईलक्स। और उसके बाद हैं अरब स्कॉलर। अरब स्कॉलर में सबसे पहले थे अलमसूदी।
अल मसूदी, इब्न अकल और अल-मकदसी, अल-बलाखी, उसके बाद थे अल-बरूनी, फिर इब्न सीना, अल-इदरीसी, इब्न बतूता और उसके बाद थे इब्न खालदून। और उसके बाद है डार्क एज। डार्क एज में एक मैप आया था जो TO मैप के नाम से फेमस है, और उसमें वर्ल्ड का सेंटर जेरूशलम को बताया गया था, और पेदे इस काल के फेमस जियोग्राफर थे। उसके बाद है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में हमारे जियोग्राफर थे मूस्टर, एपियन, क्लूवेरियस, वेरेनियस और कांट। इसके बाद है हमारे जर्मन स्कॉलर, जिसमें है हम्बोल्ट, रिटर, वोनथ्यूनन, रिस्थोफन। वोनथ्यूनन के बाद हैं पास्कल, गारलैंड, रिस्थोफन, रेटजेल, कोपेन के बाद हैं हेटनर और अल्बर्ट पेंक, जिन्हें फादर पेंक भी बोला जाता है। और फिर उसके बाद है वेबर, हाउशोफर, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, श्लूटर, और उसके बाद है वाल्टर पेंक, क्रिस्टोलर और ट्रोल। तो ये सब आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीषा ने ज्योग्राफिकल थॉट को आपके सामने रखने की कोशिश किया, यानी कि जो थिंकर जितने भी हैं वो एक बार में कैसे उसको 10 मिनट के अंदर बोला जा सकता है, पूरे थॉट को ये बच्चे कोशिश कर रहे थे बोलने का। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी मज़ा आया होगा। और अब ज्योग्राफी के ये धमाकेदार प्रदर्शन के साथ हम जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। और पॉलिटिकल साइंस में अभी नई स्टूडेंट के रूप में हैं और इन्होंने अभी तैयारी शुरू किया है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो भी बताएंगे आप सबके लिए कुछ न कुछ मैसेजफुल होगा। और कुल मिलाकर के हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, क्यों बच्चों? बिना स्ट्रेस के। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। मेरा नाम आस्था नागर है और आज मैं आपको मार्क्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक सेकंड। मार्क्स का जो बर्थ है वो 1818 राइना ऑफ लैंड जर्मनी में हुआ था, एंड 1883 इंग्लैंड में उनकी डेथ हुई थी। जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग थिंकर हैं, और वो सिंस चाइल्डहुड से ही वो हीगल के बहुत अच्छे फॉलोवर रहे थे। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द वर्ल्ड ही सीन, उन्होंने अपना जो थ्योरी है वो हीगल से बिल्कुल अलग कर दी। जो हीगल हैं उनकी आइडियलिस्ट थ्योरी थी एंड साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी थी, बट जो मार्क्स की थ्योरी थी वो मेटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक बेस्ड हो गई थी। जो अब उनके हम डायलेक्टिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जो डायलेक्टिक थ्योरी थी, सबसे पहले सुकरात ने इसका आविष्कार किया था, उसके बाद फिर प्लाटो ने किया था, फिर हीगल ने, एंड देन हीगल के बाद मार्क्स ने। जो मार्क्स की डायलेक्टिक थ्योरी थी वो हीगल से बिल्कुल अलग थी। पहले मैंने आपको बताया था कि वो बहुत फॉलोवर थे हीगल के, बट आफ्टर सम टाइम उनका चेंज हो गया था। तो वो आइडियलिस्टिक थे, मटेरियलिस्टिक और रियलिटी बेस्ड हो गए थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। जो हीगल है वो आइडिया को हर चीज़, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम आइडिया इज़ एवरीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जो उनकी डायलेक्टिक अप्रोच थी हीगल की वो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस थी, बट जो मार्क्स की थ्योरी थी, डायलेक्टिक थ्योरी, वो रियलिटी बेस्ड थी, मटेरियलिस्टिक बेस्ड थी। वो मोरल को, जो हीगल है वो मोरल को ज़्यादा वैल्यू देते थे, एंड जो मार्क्स हैं वो प्राइस वैल्यू ज़्यादा रखते थे। एंड उनके लिए सबसे प्योर जो कॉन्सेप्ट है वो हीगल का वो आइडिया है, एंड जो मार्क्स है उनका मेटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक बेस्ड है। अब हम बात करते हैं मार्क्स के क्लास स्ट्रगल की। जो मार्क्स हैं वो क्लास स्ट्रगल में बताते हैं कि जो ये सोसाइटी है वो दो कॉन्सेप्ट पे चल रही है। पहला कैपिटलिस्टिक और जो सेकंड है वर्कर्स है। मार्क्स ये कहते थे कि जो कैपिटलिस्टिक है, जो रिच वन है, मेजॉरिटी पीपल्स हैं, वो जो वर्कर्स क्लास है उनको प्रेशराइज करते हैं काम करने के लिए, और उनके अकॉर्डिंग वो उनको प्रेशर करते हैं कि उनके वैल्यूज़ या फिर प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करें, और बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर किया जाता है वर्कर्स को। और जो वर्कर्स हैं उनकी जो आइडियोलॉजी होती है
वो इतनी लिमिटेड होती है और वो उतना ही सोच पाते हैं जितना कैपिटलिस्ट उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब हम उनके सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। सरप्लस वैल्यू में क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनवाते हैं ज़्यादा वर्किंग आवर्स में, मतलब वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं जितने उनको, एक वर्किंग आवर्स जिस लाइक 5 to आपको मतलब सुबह के 9 से 5 है, बट वो क्या करते हैं वर्किंग आवर्स को बढ़ा देते हैं और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाते हैं। बट जो प्रोडक्शन का प्रॉफिट होता है जो मार्केट में उतरता है उसका प्राइस बढ़ता है, प्राइस प्रॉफिट में बढ़ता है, तो वो जो प्रॉफिट है वो जो कैपिटलिस्ट हैं वो खुद ही सब कुछ ले लेते हैं और जो वर्कर्स हैं उनको वो कुछ भी नहीं देते हैं। तो एक तरीके से जो मार्क्स है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा मतलब एक उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो बेसिकली उनका ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनकी जो स्टेट की क्या मतलब वो स्टेट को क्या मानते थे। जो मार्क्स हैं वो स्टेट को एक एक्सप्लॉइट करने का एक ज़रिया मानते थे कि वो ये बोलते थे जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट से कैपिटलिस्ट की वॉल से कवर्ड अप है और जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट से ज़्यादा कवर्ड अप है, तो वो वर्कर्स क्लास को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और वर्कर क्लास के लिए कभी स्टेट कुछ नहीं करता है। इसलिए स्टेट है तो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है तो रेवोल्यूशन ज़रूर होगा। ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट था स्टेट में। अब हम बात करते हैं जो मार्क्स है वो वुमेन्स पे क्या कहते हैं। जो मार्क्स है वो वुमेन्स पे कहते हैं कि जो वुमेन्स है वो घर में ऐसे रहती हैं, जिस लाइक आप सबको पता है कि वुमेन्स प्रेशर में रहती हैं मेल मेंबर्स के, तो जो मेल पर्सन है वो वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है। ऐसे ही जो कैपिटलिस्ट है वो वर्कर को बहुत प्रेशराइज करता है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर हमें किसी स्टेट की कंडीशन देखनी है या हमें किसी सोसाइटी की कंडीशन देखनी है तो हमें वहाँ के वुमेन की कंडीशंस भी हम उसकी कंडीशन को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट या सोसाइटी की क्या कंडीशन होगी। एंड उन्होंने वुमेन्स को दो तरीकों में कंडीशन को दो भागों में बांटा है, एक अलाइट एंड सेकेंड वन इज प्रोलिटेरिएट। जो अलाइट है जस्ट लाइक कि वो मतलब कि वो एक सेकेंड कि वो क्या रिच इकोनॉमिकली रिच हैं या नहीं। एंड जो प्रोलिटेरिएट है उसमें कि उनको काम करने की कितनी कैपेसिटी है उनकी, उन्होंने इस पर बात करी है। एंड वो ये कहते हैं कि जो वुमेन है उनको अगर हमें मुक्ति इनामिसिपेशन देना है तो उन्हें जर्नल इनामिसिपेशन देना पड़ेगा, जिस लाइक उनको मुक्ति हर तरीके से देनी पड़ेगी तभी वो ग्रोथ कर पाएंगी अच्छे से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन के पे। जो मार्क्स की एलिनेशन ऑफ थ्योरी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि जो एक व्यक्ति जब जो वर्कर है वो कैपिटलिस्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है। जो वर्कर है जो मिनॉरिटी पर्सन है वो क्या करता है, जब वर्कर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है या फिर कैपिटल उस पर बहुत प्रेशर बनाता है तो उनका जो मेंटली स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एलिनेशंस मतलब एक तरफ से हट जाना किसी चीज़ से। तो सबसे पहले जो उनका एलिनेशन है वो उनके प्रोडक्ट के साथ होता है, क्योंकि प्रोडक्ट से कैसे होता है, जैसे कि वर्कर होता है वो खुद ही प्रोडक्ट बनाता है बट उसका जो प्राइस है वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो कभी जो खुद की चीज़ उसने अपने हाथों से बनाई है वो उसको खरीद ही नहीं पा सकता है। तो उसका सबसे पहले एलिनेशन उसका प्रोडक्ट से होता है। फिर आफ्टर दैट उसके कलीग से होता है, उसको इतना प्रेशर होता है अपना काम पूरा करने के लिए कि वो टाइम नहीं दे पाता है अपने वर्कर से बातचीत करने, एक सोशलाइज नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर वो फिर वो अपने आप से हो जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा होता है कि वो अपने आप से ही इतना अपने आप को उसकी नीड्स पूरी नहीं होती है, उसका इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपनी नीड्स पूरी कर सके, अपनी फैमिली की नीड पूरी कर सके, तो उसका खुद से ही अपने आप से लगाव हट जाता है, वो सेल्फ एलिनेशन हो जाता है। तो ये मार्क्स का एलिनेशन पॉइंट था। अब हम मार्क्स के कुछ बुक्स के बारे में जानते हैं। जो मार्क्स की बुक थी साइंटिफिक सोशलिज्म, होली फैमिली, द होली फैमिली। थर्ड वन इज इकोनॉमी फिलोसफी मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर आता है जर्मनी आइडियोलॉजी, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैन्यूफेस्ट। फिर आता है वैल्यू प्राइस प्रॉफिट। फिर आता है द सिविल वॉर इन फ्रांस। तो आज मेरा टॉपिक यही था मार्क्स। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। ये आप सबके लिए अनबिलीवेबल एफर्ट लग रहा था
अविश्वसनीय, इसका मतलब मुर्दे में भी जान आ सकती है कभी भी, नहीं? तो ये वो डरे हुए स्टूडेंट हैं हमारे जिनको लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा हमसे, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, आप सबको भी अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा हो। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, है ना? और आस्था ने आज फिर से आस्था बढ़ाने की कोशिश की, साल का ये पहला दिन, और इस नव वर्ष की अब हम शुरुआत करते हैं प्रियंका से। बहुत हमने भूगोल और राजनीति को देखा, थोड़ा इतिहास में चलते हैं कि इतिहास की कुछ गाथा सुने इनसे। प्रियंका, और कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बार प्रियंका के लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी सर मुझे यहाँ पे बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। क्रांति वर्ड ही एक मतलब जोश से भरा हुआ है। हम क्रांति को किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम देश के लिए कुछ क्रांतिकारी कुछ कर सकते हैं, या देश में अर्थव्यवस्था के लिए, या देश में किसी सेना में जाते हैं तो हम कुछ क्रांतिकारी कर सकते हैं, या फिर मतलब एक शिक्षक बन के समाज में बुराइयों को नष्ट करके कुछ अच्छा मतलब वहाँ पे व्यक्तित्व हमारा मतलब हम स्थापित कर सकते हैं। तो क्रांति वर्ड ही ऐसा है। तो अब हम जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। सबसे पहले हमारे पास किसी भी विषय को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि क्यों ये क्रांति शुरू हुई। तो एक बार थोड़ा हम इसके पीछे की स्टोरी देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, वहाँ पे सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेजी सेना मतलब जीती वहाँ पे। फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध में भी मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेजी सेना का प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित हुआ। और उसके बाद फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जिसका हम अक्सर नाम सुनते हैं टीपू सुल्तान, वो भी मारे गए। और उसके बाद अंग्रेजी सेना एकदम उनकी मतलब प्रभुसत्ता इतनी स्थापित हो चुकी थी और वो हमारे मतलब इंडिया में एक तरीके से पैर जमा चुके थे। आए थे वो व्यापार के लिए, बट अब वो यहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता यहाँ पे जमाने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब वो मतलब हमारे एक तरीके से उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था अपनी यहाँ पे स्थापित कर ली थी। तो वो धीरे धीरे अब हमारे मतलब सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में या मतलब धार्मिक व्यवस्था में इनमें अनुचित हस्तक्षेप करने लग गए थे, जो कि भारतीयों के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। देखते हैं कि जैसे इसमें सामाजिक हस्तक्षेप उन्होंने किया, जैसे अब तो हम देखते हैं वो कुरीतियाँ ही थी, बट इन्होंने मतलब उस वक्त जो जैसे परंपराएं हम निभाते आ रहे थे या चल रही थी वो तो हमारे ऊपर थी ही, तो उसका इन्होंने मतलब उसमें भी अनुचित हस्तक्षेप किया। जैसे कि पर्दा प्रथा में, ठीक है, बाल विवाह में, या मतलब कह सकते हैं कि सती प्रथा में, इस तरीके के उन्होंने सामाजिक हस्तक्षेप किए। फिर आते हैं हम जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप पे। राजनीतिक हस्तक्षेप में उन्होंने मतलब धीरे धीरे कि भारत के हर एक कोने को अपने मतलब प्रभुसत्ता में एक तरीके से उन्होंने अपनाने की मतलब हड़प नीति जैसे बोलते हैं जो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, तो उसके ज़रिए ये एक एक राज्य को अपने अंडर करते गए। और जैसे कि जिस राज्य का बेटा नहीं होता था तो उस राज्य को वैसे ही हड़प लिया जाता था अंग्रेजों की सत्ता के उसमें। तो उसके बाद हम मतलब इसकी देखते हैं कि आर्थिक स्थिति में जैसे कि हम देखते हैं ना, दादा भाई नौरोजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब श्लोक है जिसको या मतलब वाक्य कह सकते हैं कि भारत पर मतलब क्या कुछ, हाँ, भारतीय आसमां पर मतलब बादल तो छाते हैं लेकिन वर्षा होती है लंदन में। तो उसी तरीके से भारत में जब वो व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, तो यहाँ से जो मतलब जितना भी जो गेहूँ बाजरा जितनी भी फसलें यहाँ पे उगती थी या किसी भी मसालों का व्यापार के लिए आए थे, हमें पता ही है, तो वो चीज़ें वो यहाँ पे उगाते थे और जाके लंदन में उसका व्यापार करते थे, लेकिन उसका कुछ भी बेनिफिट भारतीयों को नहीं मिलता था। तो इस तरीके से एक ना वो दबाव बनाते चले गए भारतीयों पे। अब इन सब चीज़ों की वजह से भारतीय एक तरीके से वो कहते हैं कि हमारे अंदर ही अंदर घुटते चले गए। अब ये गुस्सा था वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा। अब ये हमने अभी देखे थे इसके दीर्घकालिक कांड, अब देखते हैं हम एकदम से तत्कालिक कांड।
जब दीर्घकालिक कारणों में इतने सारे वो भरा हुआ था उनका, तो तत्कालिक कारणों में ये आ गया कि जैसे कि एनफील्ड राइफल का किस्सा, जिसपे मतलब गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हो, या मतलब कारतूस थे जो जिनको मुंह से खींचना होता था, ठीक है। तो वो चीज़, ये अफवाह फैली उस वक्त, और इसी की वजह से मतलब जो भारतीयों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि गाय हमारी पूजनीय, हम कहते हैं कि मतलब गाय माता हमारे भारत में माना जाता है गाय को, तो उसकी चर्बी का मतलब उसकी चर्बी को हम मुंह से लगा रहे हैं, तो ये एक तरीके से जघन्य अपराध या पाप माना जाता था, और अब भी माना जाता है। तो ये तत्कालिक कारण हो गया। एक बार हम ब्रिटेन की स्थिति इसमें देख लेते हैं कि उस वक्त जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे वो थे पाम्पस्टन, और इंडिया में उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड डलहौजी उस वक्त चले गए थे, और लॉर्ड कैनिन का आगमन हुआ था उस वक्त। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत करते हैं मतलब मंगल पांडे जी, जो जिनका क्रांतिकारियों में सबसे पहला नाम आता है मंगल पांडे जी का। तो इनका जन्म हम देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1827 में नगवा गांव में, बलिया जिले के नगवा गांव में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही सम्मानजनक स्थिति उस वक्त रही थी हमारे लिए कि इन्होंने उस वक्त मतलब इनका इस जो एनफील्ड राइफल थी इसका खुलकर विरोध किया, और जो लेफ्टिनेंट बाग और थ्यूटसन थे इन्होंने मतलब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और इन्होंने मतलब मंगल पांडे की गिरफ्तारी का ऑर्डर ईश्वरी प्रसाद जी को दिया। लेकिन ईश्वरी प्रसाद जी ने उस वक्त मना कर दिया था कि भाई नहीं, आप तो गलत कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दूंगा, तो आप मतलब जैसा आप कर्म करोगे वैसा भोगोगे, तो मैं इसमें आगे जाके मतलब मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन ये घटना है 29 मार्च की, और ये जो कहते हैं ना, कहीं पे भी क्रांति एकदम से नहीं आती है, कहीं ना कहीं तो इसका बीज पड़ा होगा। सबसे पहला बीज इसका पड़ा था दमदम में जनवरी में, और धीरे धीरे ये आग फैलती गई। फिर बहरामपुर में फरवरी में आई, फिर मार्च में हमने देखा ही। अब सीधा हम देखते हैं कि मतलब अप्रैल में आते हैं, एक लाइन के लेके चलते हैं। अप्रैल में 21 अप्रैल वो दिन था, ऐतिहासिक घटना थी जब मंगल पांडे जी और ईश्वरी प्रसाद जी को फांसी दे दी गई। और ये बहुत ही दुखदाई घटना रही है हमारे इतिहास की। और ये जो चीज़ थी ये मतलब एक तरीके से और ज़्यादा क्रांतिकारी हो गई जब इस चीज़ की घटना मतलब ये 6 मई को हम देखते हैं कि 6 मई को जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसके मतलब ये मंगल पांडे जी सैनिक थे 5वीं टुकड़ी के, तो ये पूरी बटालियन को गिरफ्तार कर लिया गया और किसी न किसी तरीके से इन्हें सज़ा दी गई। पूरी मतलब सारे सैनिकों को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसके बाद सीधे हम देखते हैं 9 मई को ये चीज़, ये जो खबर थी मंगल पांडे जी की फांसी की और गिरफ्तारी की, ये खबर पहुंच गई मेरठ, जो कि क्रांतिकारियों का गढ़ माना ही जाता है वैसे भी, ठीक है। तो ये घटना मतलब मेरठ तक पहुंच गई, और देन उसके बाद वहाँ पे नेतृत्व शुरू किया, और वहाँ पे मुखिया रहे इस नेतृत्व के कदम सिंह, ठीक है, क्रांतिकारी रहे हमारे ये कदम सिंह। तो इन्होंने मतलब ये चीज़ फिर 10 मई को वहाँ से क्रांतिकारी मतलब ये जो काफिला था बहुत ही अग्रसर हो गया, मतलब कि अब तो एकदम जैसे बोलते हैं ना कि आर्या पार की लड़ाई वो वाली हो गई थी, और वहाँ से दंगे उभरने शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद ये दंगे मतलब आते हैं दिल्ली तक। दिल्ली में उस वक्त स्थिति थी बहादुर शाह जफर की, जो कि वृद्धावस्था तक पहुँच चुके थे अपनी। तो उन्होंने मतलब इन सब का साथ देने के लिए अपने सेनापति बख्त खां को नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया। तो वहाँ पे बख्त खां ने नेतृत्व किया दिल्ली में। देन उसके बाद उन्होंने इतना तो नहीं चल पाया, बट वहाँ पे जो हडसन थे, लॉर्ड हडसन, उन्होंने 12 मई को ये जो मतलब क्रांतिकारी मोर्चा था ये दबा दिया वहीं पे, इतना नहीं चल पाया। लेकिन इसके तहत हम देखते हैं कि कई राज्यों में ये यहीं पर दिल्ली तक समाप्त नहीं हुआ, ये कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, असम में, बरेली, उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश तो एक तरीके से पूरा हो ही गया था कि क्रांतिकारी वहाँ पे दंगे शुरू हो ही गए थे उसके खिलाफ। तो ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कई लोगों के कई कथन हैं इस क्रांति के बारे में कि लोग क्या क्या मानते हैं इस क्रांति को। तो सबसे पहले शिले और लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह कहा, केवल सैनिक विद्रोह ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब हमारे जो वीडी सावरकर हैं उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा। और जो टी.आर. होम्स हैं उन्होंने इसको जैसे
हिंदू और मुसलमानों की एकता का अभाव या कुछ भी ऐसा इन्होंने ये अपनी टिप्पणी दी। लेकिन हम देखते हैं इस पूरी क्रांति में एक चीज़ हमने नोटिस हम करते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा अभाव था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रजवाड़े जितने भी मतलब लोग थे कृषि वर्ग के, श्रमिक वर्ग के या अल्पसंख्यक वर्ग के कई सारे जो वो थे, तो इन लोगों में ना कई लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि हम लड़ क्यों रहे हैं, ये क्रांति हो क्यों रही है। क्यों उस वक्त कम्युनिकेशन का इतना बड़ा अभाव था जिसकी वजह से कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ती रही। बट जो हम कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो चीज़ 1857 की क्रांति से का पहला पड़ाव, उस चीज़ में हम देखते हैं कि पहला पड़ाव वहाँ पे पार कर चुके थे भारतीय। और यहाँ पे अंग्रेजी सेना को एक इतना बड़ा झटका मिलता है कि उनको देखने को मिलता है कि भारत में स्त्रियों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हम देख सकते हैं। तो अंग्रेज़ों को इस बारे में पता चला कि भारत में मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं, औरतों में भी इतना दम है कि वो अपने देश के लिए आगे आ सकती हैं। तो वो एक तरीके से ना दबा तो दिया था उन्होंने इस क्रांति को, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर भय बैठ गया था कि कहीं आगे चलकर दोबारा से इस तरीके की क्रांति ना आए। तो इस डर को मतलब करने के लिए कि भारतीय आगे ना आए, आगे से ये क्रांति ना हो, तो उसके बाद इन्होंने, वो कहते हैं ना कि मतलब बच्चा कुछ गलती कर दे तो माँ ही उसको संभालती है, तो इन्होंने विक्टोरिया को बुला लिया वहाँ से, लंदन से, ठीक है, लंदन से विक्टोरिया को बुला लिया। अब वो अपने बच्चों की गलती पर पर्दा डाल रही है कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो गया, अब आप माफ़ कर दो, हम आपके आर्थिक राजनीतिक सारे अधिकार आपको वापस देते हैं, तो इस बार माफ़ कर दो। अब मतलब जो बाहर की आपके जितने भी अधिकार हैं हम वापस देते हैं, आपके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ से थोड़े भारतीय शांत हो गए और उसके बाद हम मतलब हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई। तो आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू सो मच। ये नए साल की धमाकेदार शुरुआत, ले जाओ JRF हो गया। बहुत बढ़िया, ये छोटा बम बड़ा धमाका वाली बात हुई, कभी नहीं बोली प्रियंका और नए वर्ष के लिए बचा के रखी हुई थी, एक ही बार निकाला जाएगा। सुपर, आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम प्रियंका से आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं प्रिया की तरफ, जो कभी कभार पूर्णिमा अमावस्या जो लगा लें निकल ही आती है, फिर भी कोशिश अभी जारी है क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम भी होने वाला है। हम चाहते हैं कि इस बार सब सफल हों आप सब। तो प्रिया, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। प्रिया के लिए एक जोरदार हेलो, माई सेल्फ प्रिया चौहान और मैं अरदास क्लासेस में हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक वो है जो राजनीति में भी बड़ी चर्चाओं में है इस टाइम, तो वो है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आजकल राजनीति में भी बड़ा चर्चित विवादित टॉपिक रहा है इस टाइम। तो हम इसी बारे में जानते हैं आज कि बौद्ध धर्म है क्या। बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गहराई से हम। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध पहले से ही तो महात्मा नहीं थे ना, तो वो पहले क्या थे, उनका जो ऐतिहासिक परिचय है वो देख लेते हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ और इनके पापा का नाम है शत्रुघ्न। इनकी माँ का नाम महामाया और इनके बीवी का नाम यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल। ये एक क्षत्रिय कुल से थे। अब क्षत्रिय कुल से ये बिलोंग करते थे और ये सन्यासी कैसे बने उसके पीछे भी बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि क्या क्या हुआ था। तो जब सिद्धार्थ 7 साल के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी जो मौसी थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाला। उसके बाद एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर आए इनके पिता के पास, शत्रुघ्न के पास। तो उन्होंने ये बताया कि ये क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुआ है पर ये ना सन्यासी बनेगा।
तो किसी भी क्षत्रिय बाप के लिए ये बहुत क्या कहते हैं शॉकिंग वाली बात होगी कि हाँ एक क्षत्रिय होकर और ये सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने नहीं माना इस बात को। उन्होंने कहा कि सन्यासी तो जब बनेगा ना जब मैं इसको दुख देखने दूंगा या इसको पता चलेगा कि चीज़ें हैं क्या। तो उसने उसको दुखी नहीं देखने दिया, राजमहल में रखा, इतने ऐशो आराम में रखा कि सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला कि दुख होता क्या है। समय बीतता गया, सिद्धार्थ जवान होते गए, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी टेरिटरी में एक बार चक्कर लगा कर आता हूँ। अब अपनी टेरिटरी में एक चक्कर लगा कर आता हूँ और देखते हैं कि भाई अपनी प्रजा में है क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने कभी राजमहल से कदम ही नहीं रखा था बाहर। शत्रुघ्न ने तो उन्हें ऐसे ही पाला था कि अगर कोई बीमार जो उनका कर्मचारी है वो बीमार भी हो जाए तो वो रिप्लेस कर देता था नए से, कि पता न चले कि मेरे बेटे को दुख क्या होता है। तो जब वो बाहर गया उसके लिए नई दुनिया थी। पहली बार जब वो बाहर गए तो अपने सारथी, उनका नाम था चाण, और चाण के साथ जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं, उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी जो कि बूढ़ा है और तकलीफ में है, वो भी परेशान है। फिर थोड़ा आगे चले क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था सामने, तो उनके आसपास सब यंग ही थे और ऐसे थे। तो उन्होंने फिर आगे चले, फिर देखते हैं वो बीमार आदमी, बीमार इंसान है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, वो देखते हैं मृत को, और फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो वो एक देखते हैं प्रसन्न सन्यासी को, एक मॉन्क को। अब उनके ना, क्योंकि पहली बार होता है तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो जिज्ञासु हो गए कि ये सब चीज़ें है क्या। फिर उन्होंने चाण से पूछा कि चाण ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। तो वही था जिसका शत्रुघ्न को डर था, वो चीज़ हो चुकी थी। गौतम को, सिद्धार्थ को ये सारी चीज़ों का पता लगने वाला था। चाण ने सारा भांडा फोड़ दिया उसको बता दिया कि चीज़ें क्या होती हैं। चाण ने बताया कि ये संसार दुखों से भरा है। चाण बोलते हैं कि ये संसार, सिद्धार्थ, दुखों से भरा है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब नश्वर है, एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि जब संसार दुखों से भरा है तो वो जो मॉन्क था वो इतना प्रसन्न क्यों था। तो उसने कहा कि वो इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, उसको ये पता है कि ये चीज़ें नश्वर हैं, परमानेंट जब कुछ है नहीं तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो यहाँ से चल रहा है। वो अपना पूरा दिन ऐसे निकालता है, पूरा दिन चलता है, ज्ञान की बातें इकट्ठी करता है, लोगों को उसके बारे में बताता है, और जैसे ही दिन ढलता है कहीं भी जहाँ भी उसे जगह मिलती है वहाँ वो सो जाता है, भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लेता है। तो जब सिद्धार्थ को ये सारी चीज़ें पता चली, वापस घर गए। घर तो वही था, वही राजमहल, राजपाट, शानो शौकत सब वही थी, बस क्या नहीं था, सिद्धार्थ के पास चैन नहीं था। उनको ये था कि ये, उसे पता चल चुका था ये सारी चीज़ें नश्वर है, ये सब बेकार है। अब फिर सिद्धार्थ मन में यही सब चलता रहा तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना गृह त्यागा, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महाअभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग के बाद अनुमा नदी के तट पर उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और सन्यासी वस्त्र धारण करे, अपना राजकुमार वाले वस्त्र का त्याग करते हुए सन्यासी वस्त्र को धारण किया। और फिर वो वहाँ से चलते हैं तपस्या की ओर। पहली तपस्या के लिए वो जाते हैं, सबसे पहले वो मिलते हैं राजगृह पे। राजगृह पे मिलते हैं अलार कलाम से, जो कि उनके पहले गुरु माने जाते हैं, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। फिर वो वैशाली जाते हैं, वैशाली में मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र से, जिनसे उन्होंने धर्म की शिक्षा ली। अब इन दोनों से शिक्षा लेने के बाद वो जाते हैं गया, और गया में वहाँ जाके वो करते हैं तपस्या। वहाँ मिलते हैं वो 5 ऋषियों से, और वहाँ पे तपस्या करते हुए, अब आदत तो है नहीं, जिसने दुख ना देखे हो उसको तपस्या भी क्या पता। तो उन्होंने वहाँ पर तपस्या करते हुए वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो नहीं कर पाए। तो उनके साथ जो 5 सन्यासी थे वो भी वहाँ से इरिटेट होकर चले गए कि भाई तुझसे तो होगा नहीं, हमें भी नहीं करने देगा। तो समय बीतता गया, वहाँ से चले। फिर वहीं पर ही निरंजना नदी के तट पर गया में पीपल के वृक्ष के पास 6 वर्ष की तपस्या के बाद बैसाख की पूर्णिमा वाले दिन सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अब उनका नाम पड़ा था बुद्ध। जब से पहले वो बुद्ध नहीं थे, अब तक वो नॉर्मल इंसान थे जिनका नाम था सिद्धार्थ।
उसके बाद पड़ा बुद्ध और उन्हें तथागत इस नाम से भी जाना गया। शाक्य मुनि अर्थात कि जन्म से राजा कर्म से सन्यासी, तो उनका नाम ऐसे शाक्य मुनि पड़ा। इन्हें लाइट्स ऑफ एशिया इट्स ओके इन्हें लाइट्स ऑफ एशिया भी बोला जाता है। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया अपने उन्हीं 5 सन्यासियों को, और जिनको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। उन्हीं 5 सन्यासों को इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। उसके बाद हाँ बहुत सारे थे उनको, उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया। देन फिर कुशीनगर में जब एक वो उनका किसी को दीक्षा ही देने गए हुए थे वो वहाँ उनकी मुलाकात होती है कुशीनगर में चुंद लोहार से। चुंद लोहार उनको खाने में जो खाना देता उसमें था सुअर का मांस। अब इतने टाइम तपस्या भी करी, ये सब चीज़ें था, तो वो चीज़ें डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, तो अति शक्ति करके उनको रोग हो गया था वो सुअर का मांस खाने से, लीवर पे उनके इम्पैक्ट हुआ था, जिससे कुशीनगर में 1483 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। 483 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण मूर्त। उनकी मृत्यु को, जब भी उनकी मृत्यु हुई थी, उसे बौद्ध ग्रंथों में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। अब बौद्ध की मृत्यु के बाद ना रिफॉर्म्स के लिए, जब किसी भी धर्म में रिफॉर्म्स के लिए चीज़ें जब कम होती हैं तो नए नए रिफॉर्म्स होते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिफॉर्म्स हुए थे। तो दैट्स इट, अभी के लिए मेरा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो फैक्ट्स के अभाव में ऐसा हो जाता है ना। लेकिन प्रयास जो है बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता की तरह जारी रहा। बहुत बढ़िया प्रिया ने आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कराया, और हम चाहेंगे कि अब हिस्ट्री का जो प्रियंका ने जो एक एवरेस्ट खड़ा किया, एवरेस्ट के आगे का ये ITC जर्नी ITSZ हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं काजल की तरफ, और काजल सोशियोलॉजी में कुछ बताइए। काजल के लिए ताली बजाइए। हेलो, आई एम काजल विश्वकर्मा। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। और मैं समाजशास्त्र में जनजाति के बारे में बताने वाली हूँ कि कहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल और चौपान। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, जेद्दा, किन्नौर। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी। फिर आते हैं हम लोग राजस्थान में, वहाँ पे है मीणा और गरसिया। गुजरात और महाराष्ट्र में है कोली और बंजारा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक में है भारती नौकादा। फिर केरल में आते हैं मोपला नायर। तमिलनाडु में टोडा बड़गा। तमिलनाडु से ऊपर उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में है चेचू। फिर आते हैं उड़ीसा में खड़िया जुआंग। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल में है लेप्चा। फिर छत्तीसगढ़ कोबरा कबड़गा। झारखंड में है मुंडा संथाल। फिर बिहार में है हो पहरिया। यूपी में है गोंड नचका। फिर इधर आ जाते हैं सिक्किम में है लेप्चा। असम में है लुसाई। अरुणाचल प्रदेश में है मिनियोंग। नागालैंड में नागा सरमादी। मणिपुर में है कुकी मिठी। और मिजोरम में है लुसाई। लाखर। त्रिपुरा में है रो रियांग। मेघालय में है खासी गारो जयंतिया। इधर लक्षद्वीप में कालपेनी सुहेली।
अंडमान निकोबार में है, लेप्चा, नेजापा और सैम्पन। बस। धन्यवाद। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं अपने साथ साथ आप लोगों के भी भविष्य की बहुत बड़ी कामना करती हूँ कि आप लोग भी भविष्य में बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। तो इस तरह से अब आखिरी पड़ाव में पहुंचते हैं। कैंडिडेट अभी भी अब याद हो गया होगा। तो हम चाहेंगे कि अब तो कम से कम कुर्सी सटा लें और सचिन की तरफ हम चलेंगे। सचिन भी अपना ज्योग्राफी में कुछ बताना चाहेंगे। सचिन को दिया जाए। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। अगर हम अक्षांशों की बात करें तो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत को 2 जलवायु भागों में बांटती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। लेकिन अगर वर्षा की दृष्टि से देखें तो मानसून हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमारी भारतीय जलवायु को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो हम देखते हैं भारतीय मानसून के बारे में। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब भूगोल जलवायु भूगोलवेत्ता अल-मसूदी ने किया। मानसून शब्द अरब भाषा से लिया गया है, जिस जो अरबी शब्द है वो है मौसम, जिसका अर्थ है मानसून या ऋतु। हमारी मानसून की एक सबसे बड़ी पहचान है कि इसका ऋतु अनुसार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसे होगा कि शीत ऋतु में यह नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलती है और ग्रीष्म ऋतु में ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ से चलती है। तो इसकी उत्पत्ति या इसके बारे में कि भाई ये कैसे कैसे क्रियाविधि होती है, कैसे कैसे बारिश करती है, इसके बारे में 2 तरह की संकल्पनाएं हैं। एक है परंपरागत और एक है आधुनिक। परंपरागत में 2 विद्वान आए, हेली और फ्लोन। हेली ने बताई तापीय संकल्पना, जिसमें उन्होंने कहा कि एक हवा चलती है शीत ऋतु में स्थल समीर, जो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ से सागरीय महासागरीय क्षेत्र की तरफ चलती है और यह शुष्क होती है। इस समय में भारत में वर्षा नहीं होती। और इसकी दूसरी तरफ चलती है ग्रीष्म ऋतु में सागर समीर, जो सागर से नमी लेकर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है। उसकी दूसरी तरफ आए फ्लोन महोदय, उन्होंने दिया गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ऊपरी वायुमंडलीय, उन्होंने बताया कि मौसम में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन होता है ITCZ, एक निम्न दाब क्षेत्र जो उच्च वायु दाब उच्च तापमान की वजह से उत्पत्ति होती है जिसकी। और फिर उसके बाद आता है एक आधुनिक संकल्पना, इसमें ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण, जिसमें जेट वायु धारा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके बारे में बात की जाती है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, उसकी वजह से एक सूर्य का आभासी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि भी एक समय में सूर्य की सीधी रेखाएं भूमध्य रेखा पर चमकती हैं और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु भारत की तरफ बढ़ती है, उसका कारण होता है कि सूर्य की जो सीधी लंबवत गिरने वाली किरणें हैं वो भारत की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि 21 जून को भारत में सीधा चमकती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सूर्य का एक आभासी उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। इसकी वजह से हमारे जलवायु में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इस परिवर्तन के फलस्वरूप मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हम देखेंगे भी मानसून की एक उत्पत्ति में क्रियाविधि क्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखें कि भी हमारे ग्रीष्म ऋतु में महीना है आपका मार्च का, जिसमें हमें एक विषुव होता है, जिसके समय पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमकती हैं। जैसे हमारा महीना बढ़ता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ऐसे ऐसे सूर्य का उत्तरायण होता है और सूर्य की जो किरणें हैं वे लंबवत गिरती हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में।
में जब हम पहुंचते हैं तो उस समय में भारत एक उच्च तापमान का एक केंद्र बन जाता है। इसके फलस्वरूप वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में या ऊपरी वायुमंडल में एक वायु धारा बहती है जिसे कहते हैं ऊपरी जेट वायु धारा, और वह वायु धारा इन ऊपर उठती हवाओं को ऊपर जाने नहीं देती, उन्हें वापस नीचे भेज देती है, जिसके फलस्वरूप ये गर्म वायु नीचे उतरती हैं और संपूर्ण उत्तरी भारत का क्षेत्र एक गर्म क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। और इस समय में यहाँ पर उत्तरी भारत क्षेत्र में शुष्क और धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जिसे नाम दिया गया है लू का। और दक्षिणी भारत में जल की उपलब्धता मिलती है अरब सागर और बंगाली खाड़ी की वजह से, तो वहाँ से यह शुष्क वायु नमी लेकर संवहनीय वर्षा के रूप में वर्षा करती है जिसे कहा गया मानसूनी पूर्व वर्षा। लेकिन साथ साथ में जैसे जैसे ये 21 जून की तरफ बढ़ रहा है समय, तो यह क्षेत्र एक बिल्कुल तप्त क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाता है। उसके साथ साथ ही तिब्बती जो हमारा पठार है वह भी एक उष्मन क्षेत्र के रूप में हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण में एक जेट धारा बह रही थी उसका विस्थापन हो जाता है हिमालय और तिब्बत पठार के उत्तर की तरफ, जिसका परिणाम स्वरूप एक गतिविधि यह होती है कि जो संवहनीय तरंगों के रूप में गर्म होकर वायु ऊपर उठ रही थी, वह वायु अब ऊपर निकलने का उसको क्षेत्र मिल जाता है, तो वह वायु ऊपर उठ चढ़ती जाती है और ऊपर चढ़ते हुए यह दो दिशाओं में फैलती है, उत्तरी दिशा में और दक्षिणी दिशा में। लेकिन उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण यह संपूर्ण वायु आपके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बहती है और यह 20 से 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में नीचे उतरती है। यह पहले से एक उच्च वायुमंडलीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है, लेकिन इस हवा के कारण जो हिमालय की तरफ से बहकर आई है यह इसकी प्रबलता को बढ़ा देती है। और नॉर्थ ईस्ट जो आपकी दक्षिणी व्यापारिक पवनें चलती हैं उसमें यह एक धक्के या कहें कि एक बल का काम करती है, और ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र पैदा हो गया है उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, और जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो इसकी दिशाएं दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है और भारत के केरल क्षेत्र में 1 जून को जाकर ये टकराती हैं और वहाँ पर एक भारी मूसलाधार वर्षा होती है जिसे कहा गया मानसून विस्फोट। उसके बाद यह मानसून 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, एक होती है पूर्वी शाखा और एक बहती है पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर बहती हुई तमिलनाडु में वर्षा नहीं कर पाती और ये सीधे जाकर टकराती है उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, जहाँ पर ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, और यहाँ पर भारी वर्षा करती हैं। इसके बाद बात होती है कि ये पवनें भारत में बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ अंदर बहती हुई आगे जाती हुई वर्षा करती हैं, लेकिन यहाँ पर वर्षा में नमी की कमी के कारण वर्षा की जो मात्रा है उसमें लगातार कमी आती है। एक हमारी पश्चिमी शाखा थी जिसमें जो पश्चिमी घाट से टकराकर बार बार यहाँ पर एक प्रवृत्ति है वर्षा करती हैं, मूसलाधार वर्षा होती है। यह क्षेत्र भी भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। उसके साथ साथ ये समानांतर बहती हुई आगे जहाँ पर बोर घाट और थाल घाट इसे एक दर्रा दिखाई देता है उससे ये भारत में प्रवेश करती हैं, और अरावली के समानांतर बहती हुई राजस्थान में वर्षा न करके ये मानसूनी शाखा पूर्वी शाखा से जाकर पंजाब और हरियाणा में मिलती हैं और वहाँ पर वर्षा करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये मानसूनी धाराएं समुद्र से आपके उपमहाद्वीप क्षेत्र में बढ़ती हैं तो वर्षा की नमी की मात्रा कम होती जाती है, जिसके कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि भी संपूर्ण भारत में आपको एक मानसून एकता के रूप में तो जुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि यही आपके पूरे भारत में वर्षा करती है, लेकिन यह भी तभी उत्पन्न करती है क्योंकि ये है एक समान वर्षा न करके अलग अलग वर्षा करती है। और इस पर बहुत से कारक हैं कि भी रास्ते में कोई पर्वत है या उसके समानांतर बह रही है तो वह भी यह विविधता को उत्पन्न करता है।
और जैसे जैसे यह समय आपका जो अगस्त और सितंबर को पार करता है तो इस हवा का जो कहें कि भाई आगमन था मानसून का, वह समय पूरा हो जाता है। उसके साथ ही जो सूर्य का उत्तरायण हो रहा था वह समय अब वापस बढ़ता है दक्षिण की तरफ। तो सूर्य का जो आभासी उत्तरायण था वह दिशा परिवर्तित करके दक्षिण की तरफ होता है, तो सूर्य का दक्षिणायन होता है। इसके साथ साथ ये मानसून की पवनें हैं, इसकी प्रबलता में कमी आती है और ये पीछे हटने लगती हैं। लेकिन इसमें एक और कारक यहाँ पर आता है कि भाई जो भूमध्य सागर से हवाएं चलती हैं जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण वो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा करती हैं। यह वर्षा आपके जनवरी माह में होती है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तिब्बत के पठार के ऊपर से जो हमारी जेट धारा पार कर गई थी वह भी वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। और जो एक पूर्वी जेट स्ट्रीम है जो आपके अरुणाचल प्रदेश से लेकर सोमालिया तक बहती है, उस जेट धारा के प्रभाव में आकर जो आपकी मानसून है वो एक पीछे हटती है, जिसे कहते हैं मानसून निर्गमन। और यह जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण एक चक्रीय रूप धारण कर लेती है और यह आर्द्रता प्राप्त करती है आपकी बंगाली खाड़ी से, जिसके कारण ये चक्रवातीय वर्षा करती है आपके इस क्षेत्र में जो आपका आंध्रा है, उड़ीसा है, इस तट पर। और रास्ते में यह तमिलनाडु के कोर से टकराती है और वहाँ पर वर्षा करती है शीतकालीन में, और यह वापस हटती हुई चली जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में किस तरह मानसून जलवायु पैदा होती है और किस तरह की आपको यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें बहुत सारी में विविधता दिखाई देती है। थैंक यू। तो इस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि लगातार सबने अपने अपने ज्ञान, अपने अपने जो तैयारी है उसका एक छोटा सा झलक दिखाते हुए बैठ जाओ, आइए आप भी आइए। और कहानी शुरू हुई थी वृंदा से, चेतन होते हुए मनीषा और फिर आस्था, प्रियंका, प्रिया, काजल, सचिन, और हम लास्ट की तरफ चलेंगे फिर से पॉलिटिकल साइंस, अपूर्वा। ये भूतपूर्व अभूतपूर्व जो कहें उस तरह की बातें आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश कि 2023 सबके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हो और जिसके जो भी मिशन है वो एकम्प्लिश हो। तो आज मेरा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे और शेड्यूल हैं अभी 12 हैं और ओरिजिनली 8 थे। और आर्टिकल्स जो कि अभी हमारे 470 प्लस हैं, ओरिजिनली 395 थे। तो आज मेरा जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट टू थर्ड। पार्ट फर्स्ट जो हमारा बेसिकली इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो इसमें आर्टिकल 1 to 4 आता है। आर्टिकल 1 says कि India is union of states, and second talks about the formation of new states. Article 3 talks about the change in boundary and name of existing states. Article 4 talks about कि अगर कोई भी नया स्टेट बनेगा तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल 2 और 3 को ध्यान में रखेंगे जो कि मैंने अभी बताया, और शेड्यूल 1 and 4 को ध्यान में रखेंगे। शेड्यूल 1 बात करता है वही इंडियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, और शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा इंडिया और यूनियन के बारे में। इसके बाद जो इसमें रहने वाले लोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, माने सिटीजनशिप।
तो सिटीजनशिप में हमारा आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट कि जितने भी लोग 1950 से यहाँ पे रह रहे थे, उससे पहले जितने भी लोग रह रहे थे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 6 बात करता है जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे उनकी सिटीजनशिप के बारे में। और आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट द पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट ड्यू टू सम रीज़न वो वापस इंडिया आ गए, तो उन लोगों की सिटीजनशिप प्रोविज़न के बारे में आर्टिकल 7 बात करता है। आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट द पीपल हु रिसाइड आउटसाइड आवर कंट्री। आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट कि कोई भी इंडियन सिटीजनशिप उसको नहीं दी जाएगी अगर कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को लिया हुआ है ऑलरेडी। आर्टिकल 10 टॉक्स अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी इंडियन सिटीजन। एंड आर्टिकल 11 टॉक्स अबाउट जो भी एंड डिसीजन होगा सिटीजनशिप को लेकर दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। पार्ट 3 स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं, अभी हमने पार्ट 2 में जैसा आपने देखा कि हमने सिटीजनशिप के बारे में देखा, बट पार्ट 3 में हम जो सिटीजन्स के पास जो राइट्स हैं दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, हम उनके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 12 इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 13 लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 14 to 18 को सब कैटेगराइज किया गया है राइट टू इक्वालिटी में। तो आर्टिकल 14 बताता है कि सभी लोग इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ, दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड आर्टिकल 15 talks about there shall be no discrimination on the basis of religion, caste, color, creed और region। लेकिन इसी के अंदर हम देखते हैं कि इस 3A और 4A आता है जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बेसिकली हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, सो टू मेंटेन दैट गैप देयर शुड बी डन समथिंग फॉर लाइक मेंटेनिंग दैट गैप। तो 3A और 4A उसी के लिए इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें इक्वलिटी मेंटेन होगी। और आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट 17 talks about the abolition of untouchability, and article 18 talks about abolition। आर्टिकल 17 में abolition of untouchability आता है और आर्टिकल 18 में डिस्क्रिमिनेटरी टाइटल्स को अबॉलिश करना, लेकिन सिर्फ एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा सब पार्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 to 22 आता है। आर्टिकल 19 में 26 राइट्स आते हैं हमारे पास जो बेसिकली स्पीच, राइट टू स्पीच के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 19A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। B में पीसफुल आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। C में फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। D में यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। और E में यू कैन रिसाइड एनीवेयर यू वांट टू, सेटलमेंट आप कहीं भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद F जो है वो रिपील कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से, जो राइट टू वेल्थ था। फिर F के बाद G में राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो। फिर आर्टिकल 20 में एक्यूज्ड की राइट्स आती हैं, जो हमारे लॉ से एक्यूज्ड लोग होते हैं, मतलब कि अरेस्टेड पीपल, उनका राइट आता है, जिसमें आता है कि आपको एक तो एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरी चीज़ जो भी आपका पनिशमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू योर क्राइम, और तीसरा आता है कि डबल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा किसी को भी। आर्टिकल 21 में आता है राइट टू लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होंगे वो राइट टू एजुकेशन होगा, तो जो कि 2002 में ऐड हुआ था, और अभी रिसेंटली 2017 में राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ था, जिसको 7th फंडामेंटल राइट भी कहते हैं।
इसके बाद हम आर्टिकल 22 पर आते हैं। आर्टिकल 22 में आता है जो भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्टेड पीपल। तो दो तरीके का डिटेंशन होता है, एक तो नॉर्मल कंडीशन वाला और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बेसिकली प्रोबेबल फेलियर ऑफ लॉ, और जो नॉर्मल कंडीशन में होता है उसमें 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना होता है और आपको एडवोकेट भी दिया जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके बाद जो इसका सब पार्ट होगा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। 23 में बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और 24 में बैन ऑन चाइल्ड लेबर है। बेसिकली जो भी बच्चे 14 साल से कम के हैं उनको कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 25 टू 28 जो कि होगा राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। इसके बाद आर्टिकल 26 कहता है कि जो मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 कहता है कि नो टैक्स शुड बी पेएबल बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एंड आर्टिकल 28 सेज that there should be no practice of religious affairs in government institution. Then comes article 29 and 30 जो कि आता है हमारा right to cultural and educational rights। ये माइनॉरिटीज के लिए बेसिकली, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 रिलीजन्स को माइनॉरिटी कहा गया है, तो जिसमें रिसेंटली अभी एट जैन हुआ था। बाकी क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, सिख होते हैं। तो आर्टिकल 29 में कल्चरल राइट्स आता है जो कि माइनॉरिटीज के पास होता है, प्रमोट देयर कल्चरल राइट। एंड देन 30 इज उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी वो बना सकते हैं अपने लिए। और आर्टिकल 31 रिपीट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी, एंड दैट इज ट्रांसफर टू 300A लीगल राइट। देन आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बेसिकली जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमारा सुप्रीम कोर्ट सेव करता है। और आर्टिकल 33 में आता है आर्मी लॉ, जिसमें पार्लियामेंट मॉडिफाइज द राइट्स ऑफ सिटीजन एट द टाइम ड्यूरिंग द आर्मी लॉ। एंड 34 इज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट्स लिमिट हो जाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। And Article 35 is effectiveness of implementation of all the articles presented in Part 3 of the Indian Constitution. Thank you. तो आखिरकार पार लगा लिया। तो नए वर्ष के इस अवसर पे आप सब ने काफी अच्छा कोशिश किया, और मैं आप सबसे भी बताना चाहूँगा कि ये सब स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं। किसी का 1 मंथ, किसी का 2 मंथ, किसी का 3 मंथ, यही हुआ है। तो जितना अभी लोगों ने कोशिश की ऑन कैमरा, ये बहुत बड़ा एफर्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं कि इसलिए कब हुआ, बाद में इनको ध्यान में आएगा, या कुछ को अभी आ भी गया होगा। तो इन सबको आप लोग अपने लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह का एफर्ट अपने जहाँ पे जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर से करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जो नॉलेज आपने अपनी किताबों से, अपने टीचरों से या शिक्षण संस्थानों से प्राप्त किया है, उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जब तक आप दुनिया के सामने नहीं रखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसका सही मूल्यांकन हो पाएगा कि वाकई में आपने क्या सीखा, क्या किया। और उसके बाद इस नए वर्ष में हम चाहेंगे कि आप सब इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और जल्दी हम फिर एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे। और उस बार हम चाहेंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर को बिल्कुल ही चेतन टाइप से बोलने की कोशिश करेंगे, प्रियंका टाइप से कोशिश करेंगे बोलने की।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नया वर्ष मुबारक हो। और हमारे